नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। पिछले हफ्ते मैंने आपको सुनाया था देश के दूसरे प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़े कहानी। अब लेकर हाजिर हूं देश के तीसरे और सबसे चहेते प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की कहानी लेकर। दोस्तों, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, क्योंकि शास्त्री की पूरा जीवन ही किसी सिनेमा से कम नहीं है। बचपन के वो स्कूल वाले दिन से शुरू करता हूं तो जवानी बुरा बन जाएगी। यदि जवानी से शुरू करूं तो आप कहेंगे शास्त्री तो नदी तैरकर पढ़ने जाते थे, ये तो बताया ही नहीं। आखिरकार सब कुछ ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। आज यानी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन होता है, लेकिन लोग गांधी जयंती के सामने शास्त्री जयंती अक्सर भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, इसका जवाब आप ढूंढे तो शायद आपके पास मौजूद हो। एक सच ये भी है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपना प्रोफाइल हमेशा लो रखा। वो ईमानदार, विनम्र और हमेशा धीमे बोलने वाले नेता रहे। उन्होंने बिना शोर शराबा किए देश के निर्माण में योगदान दिया, जबकि आज की राजनीति ही शोर शराबे की बदौलत की जाती है। लो प्रोफाइल व्यक्तित्व रखने की वजह से भी उनकी जयंती लोग याद नहीं रखते। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। शास्त्री जी का जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। वे स्कूल में टीचर थे, बाद में इलाहाबाद में क्लर्क बने। वैसे तो आप सब जानते हैं कैसे शास्त्री जी का बचपन गरीबी और तंगहाली में कटा। शास्त्री जी बचपन में पढ़ाई के लिए निकलते थे तो रोज गंगा नदी तैरकर पार किया करते थे। सिर पर बस्ता और कपड़ा रख शास्त्री जी कई किलोमीटर लंबी मां गंगा को आसानी से पार किया करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनके जीवन में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य गरीबी पृष्ठभूमि से आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की आर्थिक सहायता प्रदान करवाना था। आर्थिक सहायता पाने वाले में लाल बहादुर शास्त्री की परिवार भी था। उनका खर्चा चलाने के लिए सोसाइटी की तरफ से 50 रुपए प्रति माह दिए जाते थे। एक बार उन्होंने जेल से अपनी पत्नी ललिता को पत्र लिखकर पूछा कि क्या उन्हें 50 रुपए मिल रहे हैं या क्या खर्च मिल रहे हैं तो पर्याप्त है। ललिता शास्त्री ने तुरंत जवाब दिया, ये राशि उनके लिए काफी है, वो तो सिर्फ 40 रुपए ही खर्च कर रही है, हर महीने 10 रुपए बचा रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने तुरंत सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को पत्र लिखकर कहा कि उनके परिवार का गुजारा 40 रुपए में हो जा रहा है, इसलिए उनकी आर्थिक सहायता घटाकर 40 रुपए कर दी जाए और बाकी के 10 रुपए किसी और को दे दिए जाए। शास्त्री जी की एक और खासियत थी, जिसे एक बार देख लें या मुलाकात हो जाए उसे जीवन भर नहीं भूलते। मैं आपको इस बात का उदाहरण सहित समझाऊंगा। होता यूं है कि हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान बिकर उनसे टूट जाती है। स्कूल के चपरासी देवीलाल उनको देख लिया। देवीलाल ने शास्त्री जी को जोरदार थप्पड़ मारा और स्कूल से बाहर निकाल दिया। रेल मंत्री बनने के बाद 1954 में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शास्त्री जी वहां पहुंचे। देवीलाल ने उनको देखते ही हट गया, लेकिन शास्त्री जी ने देवीलाल को पहचान गए और मंच पर बुलाया और उन्हें गले भी लगाया। ये सुनकर आपको थोड़ा अचरज भी होगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री पीएम बनने के बाद भी उनके पास एक कार तक नहीं थी। एक बार उनके बच्चों ने उलाहना दिया था कि अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, अब अपने पास तो एक कार होनी चाहिए। उस जमाने में फिएट कार 12,000 रुपए में आती थी। उन्होंने अपने एक सचिव से कहा कि जरा देखो कि मेरे खाते में कितने रुपए हैं। उनका बैंक बैलेंस था मात्र 7,000 रुपए। उनके बेटे अनिल बताते हैं कि जब बच्चों को पता चला कि शास्त्री जी के पास कार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा, पापा कार मत खरीदिए। लेकिन शास्त्री जी ने कहा वो बाकी पैसे लोन लेकर जुटाएंगे, लेकिन कार तो खरीदी जाएगी। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कार खरीदने के लिए 5,000 रुपए का लोन लिया। तब जाकर शास्त्री जी के पास कहने के और दिखाने के लिए फिएट कार थी। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कार्यकाल में यदि कोई घटना याद किया जाना चाहिए तो वह 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। इतिहासकार बताते हैं कि 2 घंटे युद्ध और चलता तो भारत की सेना लाहौर तक कब्जा कर लिया होता, लेकिन तभी पाकिस्तान को लगा कि जिस रफ्तार से भारत की सेना आगे बढ़ रही है, हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तभी पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि वह किसी तरह युद्ध रुकवा दे। अमेरिका जानता था कि शास्त्री जी इन जल्दी मानने वाले नहीं, क्योंकि वो पहले भी 2-3 बार अमेरिका को धमका चुके थे। अमेरिका को 3 बार इसलिए धमका चुके थे क्योंकि अमेरिका से गेहूं आता था भारत के लिए PL-40 स्कीम के अंडर। PL का मतलब होता है पब्लिक लॉ। भारत जैसे संविधान में धाराएं होती हैं, वैसे अमेरिका में PL होता है। गेहूं बिल्कुल लाल रंग का सड़ा हुआ अमेरिका से भारत आता था और यह समझौता पंडित नेहरू ने किया था। जिस गेहूं को अमेरिका में जानवर नहीं खाते थे, उसे भारत के लोगों के लिए आयात करवाया जाता था। आपके घर में कोई बुजुर्ग हो उस जमाने में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कितना घटिया गेहूं उस दौर में भारत आता था। उस वक्त अमेरिका ने भारत को धमकी दी कि यदि भारत युद्ध बंद नहीं करता है तो भारत को गेहूं देना बंद कर देंगे। तो शास्त्री जी ने कहा, हाँ कर दो। फिर कुछ दिन बाद अमेरिका का बयान है कि भारत को गेहूं नहीं देंगे तो भारत भूखे मर जाएगा।
शास्त्री जी ने कहा, हम बिना गेहूं के भूखे मरे या बहुत खा के मरे, तुम्हें क्या तकलीफ, हमें भूखे मरना पसंद होगा बशर्ते तुम्हारा सड़ा हुआ गेहूं खा के। शास्त्री जी ने साफ कहा, एक तो हम पैसे से भी पूरे दें और ऊपर से सड़ा हुआ गेहूं खाएं, नहीं चाहिए तुम्हारा गेहूं। फिर शास्त्री जी ने दिल्ली के एक रामलीला मैदान में लाखों लोगों से निवेदन किया कि एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, ऐसे हालातों में देश के पैसे बहुत जरूरत पड़ती है, सब लोग अपना फालतू खर्चे बंद कर दे ताकि वो डोमेस्टिक सेविंग से देश के काम आए और आप सीधे सेना के लिए दान कर सके। और हर व्यक्ति सप्ताह में एक दिन सोमवार का व्रत रखना जरूरी कर दे। और हाँ, यहाँ फिर से शास्त्री जी ने अपने नारा दोहराया, जय जवान जय किसान। तो शास्त्री जी के कहने पर देश के लाखों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। हुआ ये कि हमारे देश में ही गेहूं बढ़ने लगे और शास्त्री जी खुद भी सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। शास्त्री जी ने लोगों से कहने से पहले अपना उसका पालन खुद किया। उनके घर में बाई आती थी जो साफ सफाई और कपड़े धोती थी, तो शास्त्री जी ने उसे हटा दिया और बोला, देश हित के लिए मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता, मैं खुद ही घर की सारी सफाई करूंगा। क्योंकि पत्नी ललिता देवी बीमार रहा करती थी और शास्त्री अपने कपड़े भी खुद धोते थे। उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी धोती हुआ करती थी। उनके घर में एक टीचर भी आया करता था, उनके बच्चों को पढ़ाया नहीं अंग्रेजी, तो शास्त्री जी ने उसे भी हटा दिया। तो टीचर ने शास्त्री जी से कहा, आपका बच्चा अंग्रेजी में फेल हो जाएगा। तब शास्त्री जी ने कहा था, होने दो, देश के हजारों बच्चे अंग्रेजी में ही तो फेल होते हैं, इसे भी होने दो। अगर अंग्रेज हिंदी में फेल हो सकते हैं तो भारतीय अंग्रेजी में भी फेल हो सकते हैं, ये तो स्वाभाविक है क्योंकि अपनी भाषा ये है ही नहीं। एक दिन शास्त्री जी की पत्नी ने कहा, आपकी धोती फट गई है, आप नई धोती ले आइए। शास्त्री जी ने कहा, बेहतर होगा कि सुई धागा लेकर तुम इसको सिल दो, मैं नई धोती लेने की कल्पना भी नहीं कर सकता, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पगार लेना भी बंद कर दिया है और जितना हो सके कम से कम खर्चे में घर का खर्च निकालो। युद्ध खत्म होने के बाद वर्ष 1966 में ताशकंद में भारत पाकिस्तान समझौते पर दस्तखत करने के बाद शास्त्री बहुत दबाव में थे। पाकिस्तान को हाजीपीर और ठितवाल वापस कर देने के कारण उनकी भारत में काफी आलोचना हो रही थी। उन्होंने देर रात अपने घर दिल्ली फोन मिलाया। कुलदीप नैयर बताते हैं, जैसे ही फोन उठा उन्होंने कहा, अम्मा को फोन दो। उनकी बड़ी बेटी फोन पर आई और बोली, अम्मा फोन पर नहीं आएंगी। उन्होंने पूछा क्यों? जवाब आया कि इसलिए क्योंकि आपने हाजीपीर और ठितवाल पाकिस्तान को दे दिया है, वो बहुत नाराज हैं। शास्त्री जी को इसका बहुत धक्का लगा। कहते हैं इसके बाद वो कमरे का चक्कर लगाते रहे। फिर उन्होंने अपने सचिव वेंकटरमन को फोन कर भारत से आ रही प्रतिक्रिया जानना चाहिए। वेंकटरमन ने उन्हें बताया कि अब तक 2 बयान आए थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी का और दूसरा कृष्णा मेनन का, दोनों ने ही आपकी काफी आलोचना की है। कुलदीप बताते हैं, उस समय भारत पाकिस्तान समझौते की खुशी में ताशकंद होटल में पार्टी चल रही थी। मैं चूंकि शराब नहीं पीता था इसलिए अपने होटल के कमरे में आ गए और सोने की कोशिश करने लगा क्योंकि अगले दिन तड़के मुझे शास्त्री जी के साथ अफगानिस्तान के लिए रवाना होना था। मैंने सपने में देखा कि शास्त्री जी का देहांत हो गया है। फिर मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब बाहर आया तो वहाँ एक रूसी औरत खड़ी थी, बोली, योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग। और इस तरह शास्त्री जी युद्ध के बाद समझौता करने के बाद ताशकंद गए और फिर जिंदा वापस कभी नहीं आए। पूरे देश को बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है जबकि उनकी हत्या की गई थी। मैंने आपको कहानी के बीच में बताया था कि शास्त्री जी ने 12,000 रुपये में कार खरीदी थी, वो भी पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपये का लोन लेकर। उस कार का लोन पूरा करने से पहले ही शास्त्री जी दुनिया को अलविदा कह गए थे। उनकी मौत के बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी ने सरकार की तरफ से लोन माफ करने की पेशकश की, लेकिन उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने इसे स्वीकार नहीं किया और उनकी पत्नी मौत के 4 साल बाद तक उनकी अपनी पेंशन से लोन को चुकाया। तो ये थी कहानी लाल बहादुर शास्त्री के पूरे जीवन की। तो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।